नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रश्न में आपको क्या क्या आंसर लिखने हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो पेपर कोड है 4337, राइट। ये थर्ड सेमेस्टर में चलता है ये कोर्स BTE यूपी में। और कौन कौन सी ब्रांचेज में ये कोर्स चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और थर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो ये कोर्स इन 3 ब्रांचेज में पढ़ाया जाता है। इस वीडियो में हमने कुल 23 प्रश्नों को लिया है, जिसमें से 11 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो आइए सबसे पहले हम 11 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल है आपका, डायोड की VI अभिलक्षण की व्याख्या करें। तो इस प्रश्न में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड बायस के बारे में बताएंगे, राइट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे जंक्शन की तरफ मूव करते हैं और डिप्लीशन विड्थ आपकी कम हो जाती है और कैसे करंट फ्लो करती है। उसके बाद आप रिवर्स बायस में बताएंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे जंक्शन से दूर जाते हैं और जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होती है वो बढ़ जाती है और करंट सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर के कारण होती है और लगभग नगण्य के बराबर होती है, राइट। ओके, इसके बाद आप IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपका Y एक्सिस पे डायोड करंट होता है और X एक्सिस पे डायोड वोल्टेज होता है। और जो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल होता है और रिवर्स बायस में बहुत ही कम करंट होती है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से यहाँ पर एक वोल्टेज होता है जिसका नाम होता है V गामा, जिसको नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहते हैं। क्या होता है इसकी परिभाषा देंगे। यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, राइट। और इसके बाद ये जो फॉरवर्ड बायस में करंट और डायोड वोल्टेज का जो रिलेशन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, राइट। तो इस बारे में लिखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें जो करंट होती है आपकी मिली एम्पियर में होती है, ये करंट आपकी मिली एम्पियर में होती है और ये जो डायोड वोल्टेज होता है वो वोल्ट्स में होता है, राइट। तो इतनी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। आई होप मैं बता पाया हूँगा कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, रेक्टिफायर क्या है, राइट। व्हाट आर रेक्टिफायर्स। और PN जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के रूप में समझाइए, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि रेक्टिफायर जो होता है वो आपका AC को DC में बदलता है, राइट। तो ये हो गया आपका रेक्टिफायर, AC को DC में बदलता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, राइट, और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इनका आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, राइट। सर्किट डायग्राम, राइट, सर्किट डायग्राम। और उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, राइट, आप ये बनाएंगे। हो सकता है आपकी परीक्षा में अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से कोई एक ही पूछे, बट आपको करना क्या है कि जो रेक्टिफायर होता है वो AC को DC में बदलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या सर्किट डायग्राम होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का क्या सर्किट डायग्राम होता है और इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होती हैं, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, NPN ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो आपको NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग बतानी है। तो वर्किंग में आपको बताना है कि एमीटर करंट कैसे जनरेट होती है एक ट्रांजिस्टर में, एमीटर करंट। उसके बाद बेस करंट
कैसे जनरेट होती है और ये कलेक्टर करंट ये कैसे जनरेट होती है, राइट। इन तीनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या बायसिंग अरेंजमेंट होते हैं एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन में ही आप समझाएंगे, जिसमें कि एक जंक्शन जो होती है एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस रिवर्स। उसके बाद आप इनका रिलेशन बताएंगे कि आई और आई बी और आई सी में क्या रिलेशन होता है, आई बी प्लस आई सी ये आप जानते हैं। उसके बाद आप अल्फ़ा करंट गेन क्या होता है, बीटा ये करंट गेन क्या होता है, राइट। और अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, राइट। और अल्फ़ा इक्वल टू सॉरी बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको इतना इसमें एक्सप्लेन करना है, इतनी सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है, राइट। विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर बायसिंग का सर्किट आरेख बनाइए, राइट। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग जो करते हैं वो क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए करते हैं, राइट। जो क्यू पॉइंट आपका होता है जिसे ऑपरेटिंग पॉइंट करते हैं, तो इसको सेट करने के लिए टू सेट क्यू पॉइंट, ठीक है। क्यू पॉइंट जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है आईसी, वीसीई और आईवी की वैल्यू होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जो आपके ट्रांजिस्टर बायसिंग होती है उनका सर्किट डायग्राम जो है, जैसे कि फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन होता है नंबर 1, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, बस इसका आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, राइट। नंबर 2 पे है आपका, इसके बाद एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप इन सभी का सर्किट डायग्राम आपको क्लियरली आना चाहिए। एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन को CON। उसके बाद नंबर 3 पे है आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस, राइट। वोल्टेज डिवाइडर बायस इनका बस आपको सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना है। और नंबर 4 आप एक और बना लीजिएगा कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो ये आपको इतना आपको बनाना है, राइट। इस क्वेश्चन में ये सारे सर्किट डायग्राम आपको बनाने हैं, राइट। और ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है डीसी लोड लाइन को समझाइए, एक्सप्लेन डीसी लोड लाइन। तो डीसी लोड लाइन क्या होती है मैं आपको इधर समझा देता हूं। जैसा कि आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं कैर लिख रहा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस जो आपकी नेटवर्क की इक्वेशन आती है, नेटवर्क की जो इक्वेशन आती है, इन दोनों को ही हम सुपर इम्पोज करते हैं, राइट। तो मैं कहीं इधर लिख देता हूँ, राइट। इन दोनों को एक ही ग्राफ पर बनाते हैं, राइट। इसको कहते हैं सुपर इम्पोज करना, सुपर इम्पोजिशन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेटवर्क इक्वेशन, राइट। जैसा कि आपको पता है इसमें आप क्या करते हैं, आईसी वर्सेज वीसीई का ग्राफ बनाते हैं। जो डिवाइस की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस प्रकार से होती है आपकी, राइट। एक आईबी की वैल्यू के लिए लेट से IB1, और उसके बाद जो आपकी नेटवर्क इक्वेशन आती है इनमें से कोई भी बायस आप ले लीजिए, कोई भी बायस, जैसे कि फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को लेकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो जो IC का मान आता है, IC इज इक्वल टू वो आता है VCC अपॉन R माइनस RC, ये RC है, माइनस VCE अपॉन RC, राइट। तो
इसको हम लाइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोड लाइन, ठीक है। तो लाइन के फॉर्म में इक्वेशन देखिए कैसे इसी को लिखते हैं, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस पे तो आपका आईसी है, तो ठीक है, ये एज इट इज हमने लिख दिया आईसी, और एक्स एक्सिस पे देखिए वीसी है, तो हमने ये वाला टर्म पहले लिख लिया, राइट। इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया माइनस वी सी ई अपॉन आर सी। तो इसको कुछ इस प्रकार से आर सी को ऐसे लिख लेते हैं, ये 1/RC मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको -1/RC, ये हो गया -1/RC इंटू वी सी ई प्लस वी सी अपॉन आर सी, राइट। तो अब देखिए ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म हो गया। अगर आप देखेंगे तो ये y की जगह आपका IC है, x की जगह आपका VCE है, m की जगह -1/RC है, और c की जगह ये आपका VCC/RC। तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, और जब ये लाइन का इक्वेशन आप इस पे प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका बनता है, ठीक है। तो यही जो पॉइंट आपका कट करता है यही आपका क्यू पॉइंट होता है, और यही आपकी कहलाती है डीसी लोड लाइन, जिसका स्लोप आप देखिए यहाँ पे m का मान अगर आप देखेंगे तो m इज इक्वल टू -1/RC। तो इसका स्लोप जो आता है, स्लोप इक्वल टू -1/RC, और यही आपकी लोड लाइन कहलाती है, राइट। यही जो है आपकी डीसी लोड लाइन है। ओके, आई थिंक मैंने ज़्यादा समय ले लिया, बट ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपकी डीसी लोड लाइन है। मैं सब कुछ नहीं समझा रहा हूँ, ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ आईबी के लिए एक कर्व और बनाया जाता है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, आप देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉसफेट की संरचना, कार्यप्रणाली और अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो 3 टर्मिनल कंस्ट्रक्शन आप पहले बनाएंगे मॉसफेट का, और क्लियरली मेंशन करेंगे कि सोर्स क्या है, ड्रेन क्या है और गेट क्या है। तीनों टर्मिनल मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन के बाद, राइट। उसके बाद आप बताएंगे कि जो ड्रेन करंट होती है आईडी, वो कैसे आपका फंक्शन ऑफ वीडीएस और वीजीएस, यानी वीडीएस और वीजीएस पर कैसे निर्भर करती है, राइट। ये आप कार्यप्रणाली में बताएंगे, राइट। और आप ये बताएंगे जो 3 रीजन होते हैं आपके, लीनियर रीजन, लीनियर रीजन, उसके बाद सैचुरेशन रीजन, और उसके बाद जो तीसरा रीजन होता है जिसको कहते हैं कट ऑफ रीजन। ये तीनों क्लियरली आप मेंशन करेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी होती है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको बनाना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि आप जानते हैं आईडी वर्सेज वीडीएस के बीच होती है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस, राइट, वीजीएस की अलग अलग वैल्यू के लिए। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आईडी वर्सेज वीजीएस के बीच होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिएगा स्वयं से। तो ये चीज़ आपको इतना एक्सप्लेन करना है। हो सकता है आपके एग्जाम में केवल ये कार्यप्रणाली और अभिलक्षण पूछे, या फिर संरचना या अभिलक्षण पूछे, बट इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है सीमॉस को समझाइए, एक्सप्लेन द सीमॉस। तो जैसा कि आपको पता है सीमॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, राइट। मॉसफेट का फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट।
तो CMOS में क्या होता है, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं आपके, PMOS और P टाइप मॉसफेट, और दूसरा जो होता है NMOS यानी N टाइप मॉसफेट, और इन दोनों को एक ही सबस्ट्रेट पर बनाया जाता है। तो इनका कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद जो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है वो इन्वर्टर का होता है। तो आप ये बना सकते हैं इन्वर्टर का, इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, NOT नॉट गेट, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं PMOS NMOS के थ्रू, और उसका ऑपरेशन समझा सकते हैं, और जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है नॉट गेट की वो आप बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फीडबैक एम्पलीफायर क्या है, इसके गुणों को लिखिए। तो फीडबैक एम्पलीफायर में सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम, राइट, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप गेन कैलकुलेट करेंगे, गेन विथ फीडबैक AF इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा, ये कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है जैसे गेन डिसेंसिटिविटी, जैसा कि आप जानते हैं D ऑफ AF/AF इंटू, अगर ये 100% लेंगे तो परसेंटेज में, तो इधर जो आता है वो DA/A इंटू 100%, बट ये 1/1 प्लस A बीटा होता है, राइट। तो ये गेन डिसेंसिटिविटी है, राइट। तो ये अच्छी बात है, जो फीडबैक का गेन होता है, जो परसेंटेज चेंज होता है, वो बेसिक एम्पलीफायर के गेन का जो परसेंटेज चेंज होता है उसका 1/1 प्लस A बीटा फैक्टर से कम हो जाता है, राइट। इसके बाद आप बैंडविड्थ के बारे में बताएंगे। तो जो बैंडविड्थ होती है वो विथ फीडबैक बढ़ जाती है। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं जिससे कि आपका सर्किट का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो ये बात लिख देंगे। नॉइस और डिस्टॉर्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप इसकी प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका क्रिस्टल दोलित्र की व्याख्या करें, एक्सप्लेन क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो सबसे पहले इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता। जस्ट अ सेकेंड, PIEZ, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता, राइट। उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता, इफेक्ट क्या होता। उसके बाद आप इसका सिंबल बनाएंगे, क्रिस्टल ऑसिलेटर का सिंबल बनाएंगे, SYMBOL सिंबल बनाएंगे, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, बहुत आसान है ये, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और फिर एक ग्राफ बनता है इम्पीडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ से आप दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी, यहाँ दो फ्रीक्वेंसी मिलती है, FP और FS, इनका मान लिखेंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कितना एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में विभिन्न प्रकार के युग्मन और उनका आवृत्ति लाभ ग्राफ की व्याख्या करें, ठीक है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या होती है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, और उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, ये आपको बताना है, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, कितने प्रकार की कपलिंग होती है। तो आप जानते हैं RC कपलिंग होती है, उसके बाद डायरेक्ट कपलिंग होती है, राइट, डायरेक्ट कपलिंग होती है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है, राइट। 3 प्रकार की बेसिकली आपके सिलेबस में ये कपलिंग है, RC कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग
और ट्रांसफार्मर कपलिंग, इनका सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, राइट, इनका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक, आरसी कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग का, ठीक। और उसके बाद उनका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्सिस पर आपका गेन होता है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में जो कर्व बनता है कुछ इस प्रकार का, राइट, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। मिड बैंड में आपका गेन फ्लैट रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी में भी गेन घटता है और लो फ्रीक्वेंसी में भी गेन घटता है। किस कारण से घटता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट कपलिंग का आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बना सकते हैं और उसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको कितना एक्सप्लेन करना है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि एससीआर की संरचना, कार्यप्रणाली और इसका अभिलक्षण की व्याख्या करें, राइट। तो सबसे पहले इसकी जो संरचना है आप बना लेंगे, जो, ठीक है, 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल, ठीक है, एनोड, कैथोड और गेट, वो सब बना लेंगे और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देंगे और इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट करेंट, ठीक है। तो ये रहे आपके 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो अगले क्वेश्चन है वो 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसे जिस नंबर से मैंने पढ़ाया 1 से लेकर 11 तक, तो उसी प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 12 से लेकर के 23 तक, राइट, 12 से लेकर के 23 तक, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों का वर्णन करें, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, जस्ट अ सेकेंड, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसे शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, या फिर अशुद्ध अर्धचालक, या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। कैसे एन टाइप बनाते हैं, कैसे पी टाइप बनाते हैं, किसमें क्या डोपिंग होती है, ये सारी बातें आप एक्सप्लेन करेंगे। आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए, जिनर डायोड क्या होता है, राइट। तो इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में इसका यूज होता है, और यहाँ पर एक पैरामीटर आता है VZ जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, और इसकी आप IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे। फॉरवर्ड बायस में तो एज इट इज होती है और ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो यहीं पर कहीं आपका VZ होता है, वो क्या होता है वो पढ़ लीजिएगा, राइट। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, राइट, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और किस प्रकार का मटेरियल यूज होता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और इनकी और इसका सिंबल क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से जिनर डायोड का भी सिंबल बना लीजिएगा, सिंबल यानी प्रतीक, ठीक। इसी प्रकार से फोटोडायोड रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, और जो सोलर सेल होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, CB, CE और CC मोड की तुलना कीजिए, राइट। तो ये कॉमन बेस मोड, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर मोड है, इन तीनों मोडों की तुलना करनी है। तो तुलना का पैरामीटर क्या होगा आपका, करंट गेन क्या होता है तीनों में, उसके बाद आपका वोल्टेज गेन, उसके बाद आपका इनपुट रेजिस्टेंस, उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस, राइट।
उसके बाद ये वोल्टेज और करंट गेन हो गया, तो उसके बाद पावर गेन भी, ठीक है, पावर गेन। तो इन पैरामीटर्स पर आप इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, किसमें क्या ज़्यादा किसमें क्या कम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉमन एमीटर प्रवर्धक को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसमें सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम, कंप्लीट सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, जिसमें कि पूरा कंप्लीट बायस अरेंजमेंट हो और इनपुट को कैसे दिया जाता है। तो बेसिकली यूजुअली जो ज़्यादातर हम लोग समझाते हैं क्लास में, वो वोल्टेज डिवाइडर बायस के थ्रू बताते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस का कंप्लीट सर्किट डायग्राम और इनपुट को आरसी कपल्ड यानी कैपेसिटर के द्वारा कपल किया जाएगा, C1, C2 और CE के द्वारा। तो ये आप बनाएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि इसका जो वोल्टेज गेन है वो कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। वोल्टेज गेन का क्या फार्मूला आता है, फिर इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसके अलावा आपका इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ध्यान रहे ये कॉमन एमीटर है, तो ये फेज शिफ्ट आपका 180 डिग्री देता है। यानी अगर आपका इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होता है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, राइट, फेज शिफ्ट। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है -1 से मल्टीप्लाई करना, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। यानी इनपुट वोल्टेज माइनस है तो आउटपुट वोल्टेज प्लस में आएगा, राइट। और अगर इनपुट वोल्टेज प्लस में है तो आउटपुट वोल्टेज माइनस में आएगा, ठीक है। -1 से गुणा हो जाता है जो इनपुट वोल्टेज में रहता है गेन के साथ, ओके। आई होप 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब क्लियर होगा, ओके। उसके बाद क्या है आपका जेफेट की संरचना, कार्यप्रणाली और अभिलक्षण की व्याख्या करें। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे जेफेट बनता है, आपके सोर्स, ड्रेन और गेट ये दिखाएंगे। इनकी वर्किंग, जो कि ड्रेन करंट कैसे निर्भर करती है आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पर, और गेट वोल्टेज उसे कैसे कंट्रोल करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, राइट। आप एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं जिसमें आप ग्राफ बनाते हैं ID वर्सेज VDS फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS। उसके बाद आप बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें आप बनाते हैं ID वर्सेज VGS और VDS उस केस में फिक्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक केस के लिए VGS फिक्स रहता है पहले केस में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं उधर लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, जेफेट, मॉसफेट और BJT की तुलना कीजिए, राइट। तो ये आपको कंपैरिजन करना है, ओके। तो देखिए ये जो जेफेट है और मॉसफेट है, ये दोनों ही एक प्रकार के FET हैं। FET इसमें भी है, FET इसमें भी है। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि FET और BJT में कंपेयर कीजिए, या फिर मॉसफेट या VJT में कंपेयर कीजिए, और तीनों को पढ़ लेंगे तो आप क्लियरली आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो जो कंपेयर करने का तरीका होता है, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि कौन सी डिवाइस, जैसे कि BJT होती है, जो BJT होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होती, और जो आपकी FET होती है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, ठीक। उसके बाद जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है RI
किसका हाई होता है? तो FET के केस में इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, राइट। उसके बाद जो थर्मल स्टेबिलिटी की बात आती है कि यानी ताप का इन डिवाइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो ताप का प्रभाव होता है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, ताप का प्रभाव FET पर कम पड़ता है, FET पर कम पड़ता है, राइट। FET पर कम पड़ेगा और BJT पर ज़्यादा पड़ेगा, राइट। उसके बाद साइज की बात करेंगे कि जो डिवाइस का साइज होता है, यूजुअली सेम परफॉर्मेंस के लिए FET की साइज कम होती है, FET की साइज कम होती है, राइट। यानी आप साइज पे कंपेयर करेंगे। जो पावर कंजम्पशन होता है, पावर कंजम्पशन अगला पैरामीटर है। पावर कंजम्पशन FET के केस में कम होता है और जो BJT के केस में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है पावर कंजम्पशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे कि डिवाइस का निर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो BJT का होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। BJT का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और FET का रिलेटिवली सिंपल होता है एज कंपेयर टू BJT। उसके बाद आप देखेंगे तो वोल्टेज गेन एक पैरामीटर है। वोल्टेज गेन की गेन किसका ज़्यादा है, तो गेन आपका BJT का ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू FET। तो ये सारे पैरामीटर पे आप जो है कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या है, समझाइए। व्हाट इज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, एक्सप्लेन इट। तो इसमें आप क्या समझा सकते हैं अगर इस प्रकार से सवाल पूछता है तो सबसे पहले तो आप इसकी आवश्यकता बताएंगे, राइट, कि एक स्टेज से गेन हमें जितना चाहिए प्रैक्टिकली उतना नहीं मिल पाता, इसलिए हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता है। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम आप इसका बनाइए, राइट, कम से कम 3 स्टेज दिखाइए आप विथ इंडिविजुअल स्टेज का गेन अलग अलग। फिर उसके बाद आप इसका ओवरऑल गेन कैलकुलेट कीजिए, ओवरऑल गेन क्या होगा, राइट। ये करने के बाद, राइट, कि जो मल्टी स्टेज में जो स्टेजेज होती हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए कपलिंग की जाती है। क्या किया जाता है, कपलिंग किया जाता है। और थोड़ी देर पहले आपको कपलिंग हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि कपलिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, RC कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग और उसके बाद ट्रांसफार्मर कपलिंग, राइट। ये 3 प्रकार की कपलिंग होती हैं। तो इन तीनों का बस नाम लिख दीजिए, और कम से कम 2 स्टेज का एक RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बना दीजिए, इतना सफिशियंट है, ठीक है। नीड में आपकी एक लाइन है, ब्लॉक डायग्राम 1 से 2 मिनट में आप बना लेंगे, ओवरऑल गेन 2 से 3 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे, कपलिंग लिखने में आपको 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा या 2 मिनट, और फिर RC कपलिंग का सर्किट डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हैं। और जिससे गेन तो बढ़ जाता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, एक स्टेज से ज़्यादा करने पर मल्टीपल स्टेजेस लगाते हैं, गेन बढ़ जाता है, बट उनकी बैंडविड्थ कम हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कि सिंगल स्टेज से बैंडविड्थ कम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें आपको कितना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका आई एम सॉरी, समझाइए कि डायक द्विदिशीय स्विच के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। एक्सप्लेन हाउ अ डायक फंक्शन एज ए बाईडायरेक्शनल स्विच, राइट। तो सबसे पहले इसका आप सिंबल बनाएंगे, आप सिंबल बना लेंगे और उसके बाद आप इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे एक जो डायक है बाई डायरेक्शनल स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, SCR, डायक और ट्रायक की
तुलना कीजिए। ठीक है, तो आप इनके अलग अलग पैरामीटर जो होते हैं उनके बेसिस पे आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्लिपर सर्किट को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लिपर सर्किट। तो क्लिपर सर्किट जैसा कि आप जानते हैं दो बेसिकली कई प्रकार के क्लिपर होते हैं, बट जो सबसे आसान क्लिपर होता है वो सीरीज क्लिपर होता है, राइट। सीरीज क्लिपर में क्लिपर का मतलब होता है वेवफॉर्म के कुछ हिस्से को कट कर देना, पॉजिटिव साइड को कट कर दीजिए या फिर निगेटिव साइड को। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लिपर में आपके सीरीज क्लिपर में आपके पॉजिटिव वेवफॉर्म को भी क्लिप करते हैं और निगेटिव। ठीक है, तो एक कोई ये सर्किट डायग्राम आप बना लेंगे सीरीज क्लिपर का सर्किट डायग्राम और प्लस इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, राइट, और इनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लैम्पर सर्किट को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्लेन द क्लैम्पर सर्किट, राइट। तो क्लैम्पर सर्किट डीसी शिफ्टर होता है, राइट, तो जिसमें आप एसी सिग्नल में डीसी को ऐड करते हैं, राइट। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर और निगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, तो इनका भी आप क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम, CKT मीन्स सर्किट डायग्राम, CKT मीन्स सर्किट डायग्राम प्लस इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, ओके। ये जो आपका सर्किट होता है बेसिकली इसमें क्लिपर सर्किट में रजिस्टर और डायोड यूज होते हैं और क्लैम्पर सर्किट में रजिस्टर, डायोड प्लस कैपेसिटर भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दोलित्र के मूल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर, राइट। तो इसमें आप क्या समझा सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा, ब्लॉक डायग्राम, और आपको पता है कौन सी फीडबैक होती है ऑसिलेटर में, आपकी पॉजिटिव फीडबैक होती है, राइट। पॉजिटिव फीडबैक का ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट बनाएंगे, वहां से आप गेन को कैलकुलेट करेंगे, AF इक्वल टू A/1 - A बीटा, राइट। इसके बाद जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो है उस एक क्राइटेरिया है जिसको कहते हैं बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, राइट। तो नंबर 1 पे है आपका कि ये जो लूप गेन होता है जो ए बीटा है, ए बीटा का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो दो वर्टिकल लाइन मैंने खींची इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और इसका जो फेज होता है वो या तो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री, दोनों सेम पॉइंट होता है, राइट, 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो इस प्रकार से ये टोटल मैंने आपको 23 क्वेश्चन बताए हैं। ध्यान दीजिए, आपका पढ़ने का तरीका वही होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको पढ़ेंगे और उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर के 11 तक हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1 से 11 तक, और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 12 से लेकर के 23 तक। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आई होप आप इनको पढ़ने के बाद एग्जाम में अच्छा करेंगे, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।